जी के चैप्टर हेडिंग है भारत के राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? एक एक करके बोलिए, कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में? काम ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद डायनासोर जीवाश्म उद्यान। डायनासोर जीवाश्म उद्यान मध्य प्रदेश। ठीक है। उसके बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट सज्जन राष्ट्रीय उद्यान। देख देख के कोई नहीं बोलिएगा, ठीक है। पहले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, उसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फोसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, अंकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। ये सब राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के सीएम क्या नाम है उसका? मोहन यादव, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में? जवाहरलाल नेहरू। महाराष्ट्र में भी पंच राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू बोलेगा तब जाके होगा। ऐसे अगर पंच राष्ट्रीय उद्यान दे दे तो माधवपुर आंसर लेना, ठीक है। हाँ, मध्य प्रदेश। उसके बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यान कुनो राष्ट्रीय उद्यान, कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश है, ठीक है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान है जवाहरलाल नेहरू वाला, ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक। उसके बाद नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल, मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, इंदिरा गांधी अनाईमलाई राष्ट्रीय उद्यान और गुएंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान फर्स्ट मध्य प्रदेश, ठीक है, शुरू से बोलिएगा। उसके बाद फोसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो बोल दीजिएगा वो नेक्स्ट नहीं बोलिएगा, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान रॉन्ग आंसर कर्नाटक, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक आएगा, ठीक है। उसके बाद मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, ठीक है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम नाम से ही आ रहा, केरल या तमिलनाडु? केरल होगा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल। उसके बाद मिदुमलाई बोले तो तमिलनाडु, ठीक है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल, अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। उसके बाद कुनो राष्ट्रीय उद्यान, हाँ कुनो भी मध्य प्रदेश, ठीक है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, और पेंच तो मध्य प्रदेश ना। पेंच जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो महाराष्ट्र, और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान नवेगांव महाराष्ट्र, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ठीक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश में, और सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश, और ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश हो गया। पृथ्वी की गति, नेक्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी, चैप्टर नाम है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की कितनी गतियां है? दो गति, ठीक है। पहली है घूर्णन यानी दैनिक गति, और सेकंड है परिक्रमण यानी वार्षिक गति। फर्स्ट है घूर्णन गति, ठीक है, जिसे दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। इसके कारण दिन या रात होते हैं, अतः इसे दैनिक गति कहते हैं। उसके बाद परिक्रमण या वार्षिक गति, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी की सूर्य
पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितने दिन लगते हैं? 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी की इस गति के कारण ऋतुएं बदलती है। उपसौर क्या है? उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। यार ये कब होता है? किस तारीख को? 3 जनवरी। और अपसौर 4 जुलाई, यानी सूर्य से जब अधिक दूर होती है ना, तो उस दिन कौन सा तारीख? 4 जुलाई को। एप्साइड रेखा उपसौरिक व अपसौरिक को मिलने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, जिसे एप्साइड रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा विषुवत वृत्त के उत्तर तथा दक्षिण में भूमध्य रेखा के समांतर स्थित काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखाओं के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं और दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। नोट: भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 होगा। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, अगर भूमध्य रेखा में 0 डिग्री के अक्षांश रहेगा तो उसे भूमध्य रेखा कहेंगे। अगर भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश होगी तो उसे कर्क रेखा कहते हैं। और अगर भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री रहेगा तो उसे मकर रेखा। और मकर संक्रांति कौन सी तारीख को मनाई जाती है? 14 जनवरी। मकर संक्रांति 14 जनवरी। देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। इन रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा माना गया है तथा इसके देशांतर का मान कितना होता है? 0 डिग्री। प्रधान मध्याह्न रेखा के बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर व दाईं ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती है। एक देशांतर की दूरी तय करने में कितने समय लगता है? 4 मिनट। और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? गोरे। कर्क संक्रांति 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है? 21 जून। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होगा और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होगा। विषुव यह पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। ठीक है, 23 सितंबर 21 मार्च को यह स्थिति होती है, यानी पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होती है? तो 23 सितंबर और 21 मार्च। इसे क्रमशः शरद विषु व वसंत विषु कहते हैं। ठीक है, दिन रात जब बराबर होगी 23 सितंबर में जब दिन और रात बराबर होती है तो उसे शरद विषु कहते हैं। ठीक है, और 21 मार्च को जब दिन रात बराबर होती है तो उसे वसंत विषु कहते हैं। नोट: पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन व रात छोटा बड़ा होता है। सूर्य ग्रहण जब कभी दिन के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन आ जाता है? चंद्रमा। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब पूरा सूर्य ही कुछ समय के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? अमावस्या के दिन। और अधिकतम ग्रहण एक वर्ष में कितने बार हो सकते हैं? यानी सूर्य ग्रहण अधिकतम एक वर्ष में 7 बार हो सकते हैं। चंद्र ग्रहण जब सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, यानी सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आएगा? चंद्रमा। ठीक है, चंद्र ग्रहण में सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। ठीक है, एक वर्ष में अधिकतम 3 बार चंद्र ग्रहण लग सकता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि एक वर्ष में अधिकतम सूर्य ग्रहण कितने बार लग सकता है तो 7 बार, और एक वर्ष में अधिकतम चंद्र ग्रहण कितने बार लग सकता है? 3 बार। सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक व पूर्ण हो सकता है।
नोट 22 अक्टूबर 1884 में वाशिंगटन में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई। इसी बैठक में ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा माना गया है। इसको 0 डिग्री मानकर बाकी देशांतरों के समय का निर्धारण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतरीय रेखा को। ठीक है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर है। इस रेखा के पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घट जाता है और पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चूंकि सागर बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। इसका निर्धारण 22 अक्टूबर 1884 में वाशिंगटन में किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन कौन से सागर से गुजरती है? आर्कटिक सागर, चूंकि सागर बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। और इसका निर्धारण कब किया गया है? 22 अक्टूबर 1884। और कहाँ किया गया? वाशिंगटन। नोट बेरिंग जल संधि, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। बेरिंग जल संधि किसके समांतर है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। और 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। यूएसए को 9 समय जोनों में और रूस को 11 समय जोनों में विभाजित है। और प्रत्येक समय जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग। कौन कौन से हैं? पहला भूपर्पट्टी, आवरण और केंद्रीय। ठीक है, भूपर्पट्टी पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी। यह अंदर की तरफ लगभग 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके 2 भाग होते हैं, सियाल और सीमा। यानी भूपर्पट्टी के 2 भाग है। कौन कौन से? सियाल और सीमा। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन एवं एल्यूमिना तथा सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। यह पृथ्वी में कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए हैं। ठीक है, सियाल क्षेत्र में किसकी बहुलता होती है? सिलिकॉन और एल्यूमिना। और सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन और मैग्नीशियम। भूपटल की रचना सामग्री ऑक्सीजन लगभग 46.60%, सिलिकॉन लगभग 27.72% तथा एल्यूमिनियम लगभग 8.13%। सेकंड आएगा आवरण। 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों का बना है। इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। यह पृथ्वी के कुल आयतन का कितना % भाग घिरे हुए हैं? 83%। अगर भूपर्पट्टी पृथ्वी के कुल आयतन का कितना % है? तो 0.5% घेरे हुए हैं। ठीक है, और अगर आवरण का पूछे तो यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% घेरे हुए हैं। केंद्रीय भाग, पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल तथा फेरस का बना है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए हैं। ठीक है, इसे निफे कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए उसे क्या कहते हैं? निफे। पृथ्वी से संबंधित मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितने किलोमीटर है? 6371 किलोमीटर। पृथ्वी के नीचे की तरफ जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठीक है, पृथ्वी के नीचे तरफ जाने पर 32 मीटर की गहराई में कितना डिग्री तापमान बढ़ जाता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे निचला क्षेत्र क्या कहलाता है? मृत सागर। और उसके आसपास के क्षेत्र है, यानी पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में सबसे निचला क्षेत्र मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से लगभग कितना मीटर नीचे है? 400 मीटर नीचा है। सबसे पहले पाइथागोरस ने यह बताया कि पृथ्वी गोल है और आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। न्यूटन ने यह साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है, यानी पृथ्वी नारंगी के समान है। किसने साबित किया था? न्यूटन। और पृथ्वी गोल है ये किसने बताया था? सबसे पहले
पाइथागोरस। और यह स्वतंत्र रूप से कहाँ लटकी हुई है? आकाश में, आकाश में लटकी हुई है। इकोनॉमिक्स हेडिंग है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जब सरकार की कुल प्राप्ति यानी राजस्व एवं पूंजी प्राप्ति तथा कुल व्यय में आपका आएगा राजस्व एवं पूंजी व्यय का संतुलन नकारात्मक हो तो यह राजकोषीय घाटा होता है। यह सरकार द्वारा आवश्यक कुछ उधार दर्शाता है। राजस्व घाटा राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर क्या कहलाता है? राजस्व घाटा, यानी राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर राजस्व घाटा कहलाता है। प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पहले वर्ष की उधारियों पर ब्याज का अंतर क्या कहलाता है? प्राथमिक घाटा। यानी चालू वर्ष के जो राजकोषीय घाटा होगा, पहले वर्ष का उधारियों का ब्याज, दोनों का अंतर प्राथमिक घाटा कहलाएगा। उसके बाद टैक्स। कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जो उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सरकार को देना पड़ता है जो कर आधार से संबंधित होता है तथा इसके बदले करदाता को कोई लाभ नहीं मिलता। कर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर को परोक्ष कर भी कहते हैं। प्रत्यक्ष कर जिन करों का भार सीधे व्यक्ति के ऊपर पड़ता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर जिन करों के वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जाता है उन्हें अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? ठीक। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, ब्याज कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, व्यय कर, आस्थिर कर। ठीक है, लास्ट में इसका क्वेश्चन पूछेंगे। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर भू राजस्व कर, पथ कर, कृषि आय पर कर, होटल प्राप्ति पर कर, व्यवसाय कर, गैर शहरी संपत्ति कर और रोजगारों पर कर। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर पहले आएगा भू राजस्व कर। ठीक है, ये राज्य सरकार लगाएगा भू राजस्व कर, पथ कर, कृषि आय कर, होटल प्राप्ति, व्यवसाय, गैर शहरी संपत्ति, रोजगार कर। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर में सीमा शुल्क, ठीक है, सेवा, केंद्रीय बिक्री कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यानी 4 गो है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर है। सीमा कर, सीमा शुल्क है, सेवा कर है, केंद्रीय बिक्री कर है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, शिक्षा उपकर, बिक्री कर, वाहनों पर कर, विज्ञापन कर, स्टाम्प व पंजीयन शुल्क, प्रवेश कर, डीजल पेट्रोल पर बिक्री और सट्टेबाजी पर कर। ये सब क्या है? राज्य सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर है। VAT सबसे पहले हरियाणा ने 1 अप्रैल 2003 को लागू किया था तथा सबसे बाद में उत्तर प्रदेश ने 1 जनवरी 2008 को लागू किया है। यानी VAT सबसे पहले किसने लागू किया है? हरियाणा। और कब किया था? और सबसे बाद में किसने लागू किया है? उत्तर प्रदेश, 1 जनवरी 2008 को। कर ढांचे में सुधार हेतु, ठीक है, राजा चेलैया समिति का गठन कब किया गया था? 1991। चेलैया समिति ने गैर कृषकों के लिए 25,000 रुपए से अधिक वार्षिक कृषि आय पर आयकर लगाने की सिफारिश की थी। यानी 25,000 रुपए से अधिक होगा तो आयकर लगाने की सिफारिश किसने की थी? तो चेलैया समिति द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था चेलैया समिति का? 1991। केंद्रीय बिक्री कर एक ऐसा कर है जिसे केंद्र सरकार लगाती है तथा इसे राज्य सरकार वसूलती है। केंद्र को सर्वाधिक निव्वल राजस्व यानी नेट टैक्स की प्राप्ति सीमा शुल्क से होती है। ठीक है, केंद्र को सर्वाधिक नेट टैक्स की प्राप्ति किससे होती है? सीमा शुल्क से, और यह राज्य सरकार को नहीं दिया जाता। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, ठीक है, ने अपनी पुस्तक वेल्थ फॉर नेशन में वेल्थ ऑफ नेशन में कारारोपण के 4 सिद्धांतों के बारे में बताया था। यानी अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? एडम स्मिथ। ठीक है, और उसकी पुस्तक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन में कारारोपण में 4 सिद्धांतों के बारे में बताया था। ठीक है, टोबिन कर नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स टोबिन द्वारा प्रस्तावित एक वैश्विक कर है जिसे सभी विदेशी विनिमय
नियमय सौदे पर लगाने की बात की गई थी। किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने के कारण उन पर एक विशेष कर का आरोपण किया जाता है, जो हरित कर या पिगोवियन कर कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा प्रदूषण फैलाया जाने वाले जो उसमें कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? हरित कर या पिगोवियन कर। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की नींव भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रखी गई थी। इस कर को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कहा जाता है। यह जीएसटी कौन से कर है? प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो पूरे देश में निर्मित उत्पादों एवं सेवाओं के विक्रय एवं उपभोग पर लागू हुआ है। इससे संबंधित विधेयक लोकसभा में 6 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को पारित हुआ था। यानी जीएसटी लोकसभा में कब पेश किया गया था? 6 अगस्त 2016। और राज्यसभा में कब पेश किया गया था? 3 अगस्त 2016, यानी पारित हुआ था ना। इसे राष्ट्रपति का अनुमोदन कब मिला था? 8 सितंबर 2016। यानी पहले लोकसभा गया 6 अगस्त 2016, वहां पास हो गया। उसके बाद कहाँ गया? राज्यसभा 3 अगस्त 2016, वहां भी पास हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति के पास गया 8 सितंबर 2016, राष्ट्रपति का साइन मिल गया तो क्या बन गया? वो अधिनियम, ठीक है। तो यानी जीएसटी अधिनियम कब आया था? 2016 में, ठीक है। और लागू कब किया गया था जीएसटी को? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से अब तक के सबसे बड़े कर सुधार के तहत जीएसटी लागू हो गया है। यह संपूर्ण भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एकल राष्ट्रीय एक समान कर है। जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं एवं सेवाओं पर केवल 3 तरह के टैक्स वसूले जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से है वो? केंद्र जीएसटी, राज्य जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। यह मानवीय उपभोग हेतु शराब तथा 5 पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम फूड, पेट्रोलियम क्रूड, ठीक है। उसके बाद पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस तथा एटीएफ को छोड़कर सभी वस्तुओं की आपूर्ति पर आरोपित किया जाता है।